अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन्निसा शामिर का नॉवल बख्त। लेकिन आज की बख्त के एपिसोड से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ बख्त। जिस कमरे में हाले रह रही थी, ये कमरा उमर के कमरे के मुकाबले जरा छोटा था। दरवाजे से अंदर आओ तो सामने वाली दीवार के साथ बेड रखा था। एक तरफ बड़ा सा सोफा और बेड के सामने वाली दीवार के साथ ड्रेसिंग टेबल रखा था। अलमारी में अब कुछ कपड़ों का इजाफा हुआ था जो कि हाले ने शानों को पैसे देकर सुबह मंगवाए थे। कुछ कपड़े महर ने भेजे थे। अब बस शुक्र ये था कि उसे किसी और के कपड़े न पहनने पड़ते। वो अपने बेड पे लेटी कुछ सोच रही थी जब उमर बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में लैपटॉप था। हाले सीधी होकर बैठी थी। उमर को देखकर एक बार फिर इश्तियाल ऊद कर आया था। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? वो चबा चबा कर कह रही थी। असल में मेरी नौकरी की वजह से हर जगह बगैर इजाजत जाने का आदी हो गया हूँ। कभी रेड तो कभी छापा, कभी किसी को उठा कर लाना है तो कभी किसी के अड्डे पे पुलिस लेकर जानी है। अब इजाजत लेते हुए हिचकिचाहट महसूस होती है। वो आम से लहजे में कह रहा था, जबकि हाले सुलग ही तो गई थी। तुम मुझे अपनी काबिलियत और मकबूलियत के किस्से सुनाने आए हो या फिर मेरी वजह से अपनी जॉब के जाने का हिसाब लेने आए हो? मेरी जॉब आपकी वजह से नहीं गई। वो इसलिए गई क्योंकि मैं ये चाहता था। आप तो खामोशी से गुजर रही थी। उन रिपोर्टर्स के सामने बोलने का मशवरा मैंने दिया था। अब आप पूछेंगी मैंने ऐसा क्यों किया, तो बता दूं कि मेरी जॉब बहुत टफ होती है। मैं या तो जॉब कर सकता था या फिर लैपटॉप को फिजा में बुलंद किया था। काम। तुमने मुझे इस्तेमाल किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक लड़की को इस्तेमाल किया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बाबा ने तुम जैसे इंसान को अपने करीब कैसे रहने दिया। तुम जैसे फ्रॉड और खुदगर्ज आदमी को वो पहचान क्यों ना सके? तुम। वो भी कुछ और भी कहती जब उमर ने उसकी बात काटी थी। इससे पहले आप मेरी शान में मजीद इल्काबात का इजाफा करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो पुरसुकून सा कहता उसके करीब आकर बैठने लगा था जब हाले ने उसको हाथ के इशारे से रोक दिया था और खुद बेड से नीचे उतर आई थी। ये मेरा कमरा है उमर हयात। मुझे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी नहीं चाहिए। कराहियत आती है मुझे तुमसे। सो अगली बार जब मुझसे बात करनी हो तो स्टडी में बुलाना, क्योंकि वो हमारी वर्क प्लेस है। ये कमरा, ये मेरी पर्सनल स्पेस है। आइंदा यहाँ मत आना। वो बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। उमर उसके पीछे गया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों स्टडी में बैठे थे। लैपटॉप उमर की गोद में रखा था। हाले उसके करीब रखे सिंगल सोफे पे बैठी थी। उमर उसको कुछ बता रहा था। स्क्रीन पे वही रेस्टोरेंट की फुटेज वाला आदमी था। ये आदमी, इसका नाम शेर अली है। 2 माह कबल मंशियात की स्मगलिंग के केस से उसको बेल मिल गई थी क्योंकि इसके दोस्त ताकतवर हैं। सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं। ये नामी गिरामी गुंडा है। अगवा, रेप, कत्ल, इंसानी स्मगलिंग, कोई ऐसा काम नहीं है जो इसे ना किया हो। हाले आंखें छोटी किए उसको देखी गई। ये आदमी जो ड्राइवर बनकर आया था, ये शेर अली का भाई है नदीम अली। अपने भाई के हर काम में बराबर का शरीक, लेकिन ये इस तरह का काम करता है जैसे अंडर कवर पुलिस ऑफिसर। ये कभी सामने नहीं आया। तुम्हारा मतलब है इस बार ये जानबूझकर सामने आया है? लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? हाले ने उसको बीच में टोका था। दुरुस्त, ये जानबूझकर सामने आया है। ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है। इसके ऊपर बहुत लोग हैं। इसने शुरू दिन से कुछ ना बोलने की कसम खा रखी है। हर किस्म के टॉर्चर के बाद भी इसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये अब तक गूंगा होने की अदाकारी कर रहा है। अब हमें ये मालूम करना है कि लास्ट टाइम शेर अली को जेल से निकलने में किसने मदद की थी। जिसने भी की होगी, हमारा दुश्मन वही है, क्योंकि इसी फेवर के बदले शेर अली और उसका भाई ये काम कर सकते हैं। वरना जेल से निकलने के बाद इतनी जल्दी वो कोई दूसरा क्राइम सिर्फ पैसों की खातिर नहीं कर सकते। कोई ना कोई ज़ाती मफाद या मजबूरी ज़रूर होगी। उमर संजीदगी से बता रहा था। ओह, मतलब बड़े ही प्रोफेशनल लोग हायर किए हैं तुमने। क्या बात है तुम्हारी। तुम्हें तो शुरू से ही पता होगा कि ये कुछ बोलेगा ही नहीं, और तुम मेरे साथ बैठकर इनको ढूंढने का ड्रामा करोगे, और आखिर में मैं खाली हाथ रह जाऊंगी और तुम, हम उमर हयात, तुम हीरो बन जाओगे। ग्रेट। उसने दोनों हाथ उठाकर उसको शाबाश दी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने असल अगवाकार के साथ मिलकर अपने नकली अगवाकार को क्यों ढूंढ रही हूँ। मेरी अकल पे कैसे पत्थर पड़ गए हैं। मेरा दिमाग चल गया है। वो बुलंद आवाज में बोल रही थी। उमर लब भींचे उसको देखे गया, फिर यकदम वो उठा था। सोफे के हत्थे पे अपना एक हाथ रखकर वो हाले की जानिब झुका था। वो दुम साधे बैठी रही। हाले महराज सुल्तान, मैंने आपको अगवा नहीं किया। ये बात अपने छोटे से फितना दिमाग में बिठा लीजिए,
और आप मेरे साथ काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आपके बाप ने आपको मेरे साथ रहने का कहा है, क्योंकि आपके पास जाने को कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपके पास अपना हक लेने के लिए ताल्लुकात या पैसा नहीं है। आप बस एक बिगड़ी हुई रईसजादी हैं, जिसे बस फैशन और खानों के अलावा किसी चीज़ का इल्म नहीं है, जो कि हाथ पाँव मार कर अपना मुजरिम ढूंढने के बजाय सारा इल्ज़ाम एक ऐसे शख्स पे लगा रही है जिसके खिलाफ उसके पास एक सबूत भी नहीं है। असल में आपको मैं बताऊं आप क्या हैं? आप एक सुस्त लड़की हैं जिससे काम नहीं होता। आपका दिमाग आपको गलत गाइड कर रहा है। आप हर कसूर, हर गलती को मेरे खाते में डालती हैं क्योंकि मैं आसान हदफ हूँ। आप मुश्किल काम करने से डरती हैं। वो पीछे हटा था, बाजू सीने पे बांध लिए थे और कहना जारी रखा। सो अब अगर आप कह रही हैं कि मैंने आपको अगवा किया, जबरदस्ती आपको अपने पास रखा, तो ठीक है, मैंने ये किया। अब बताएं क्या करेंगी? क्या सबूत है? कौन गवाह है? किस अदालत में जाकर मेरे खिलाफ बात करेंगी? कौन से मॉर्निंग शो में जाकर अपने दुखड़े सुनाएंगी? क्योंकि मैं समझ गया हूँ, आप सिर्फ यही कर सकती हैं। उसके लहजे में तपिश थी, हालांकि रंगत सफेद पड़ने लगी थी। आपके गम ने आपके दिमाग को बंद कर दिया है। खा ले, उसको खोले, उससे काम ले। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। सबूत लाकर मेरे मुंह पर मारे। आप मजबूत हैं, बाहिम्मत हैं। आप वही हैं जिसने एक 6 फुट 1 इंच के मर्द को अकेले अस्पताल पहुंचाया था। आप वही हैं जिसने अपने खानदान की जुदाई को सरवाइव किया है। आप वही हैं जिसने जिल्लत झेली है। जो औरत जिल्लत झेल लेती है वो सब कुछ झेल लेती है। खुद को जाया मत करें। अब की बार उसका लहजा नरम हो गया था। हाले बगैर कुछ बोले शाकी आंखों से उसको देखे गई। उमर चंद कदम आगे आया था, लैपटॉप उठाया था और हाले की गोद में रखा था। इसमें शेर अली के सारे केसेस की सारी डिटेल्स हैं, पढ़ें, और किस केस से किसने उसको निकाला, उसकी डिटेल ये। अपना फोन हाथ में उठाकर उसके हाथ में थमाया था। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 10वां नंबर लैल का है और 20वां एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर का। जिस किसी ने भी शेर अली को इसके केसेस से निकाला है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आज रात ही मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा। अगर आपने काम कर लिया तो हम टीम रहेंगे, और अगर नहीं कर सकी या नहीं करना चाहती तो जैसा आप चाहेंगी मैं करूँगा। बस एक बात याद रखें, सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो सकती है लेकिन उमर हयात नहीं। वो नरमी से कहता चला गया था। हाले वहीं बैठी रह गई, साकित शल। हसन सुल्तान जब अपने कमरे में आया तो उसके बेड पे फूलों का एक बुके रखा था। एक बड़ा सा गिफ्ट का डब्बा भी साथ ही रखा था। हसन मुतहैयर सा चौखट पे खड़ा रह गया और फिर अगले लम्हे वो लपक कर अपने बेड के पास आ गया था। उसने बुके उठाकर देखा था, उसमें एक नन्हा सा कार्ड लगा था। उस पे भेजने वाले का नाम लिखा था, मैं राज सुल्तान। हसन जहाँ था वहीं थम गया, उसकी सांस तक रुक गई थी। वो फटी फटी आंखों से कार्ड को देखे गया और फिर बेधम सा होकर बेड पे गिरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। उसने कार्ड को एक बार फिर उठाया था और उस पर लिखा नाम एक दफा फिर पढ़ा था। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, और फिर वो पढ़ता ही गया। पहले जेर लब, फिर सरगोशी की सूरत, और फिर बुलंद आवाज में जोर जोर से पढ़ता गया। वो शायद खुद को यकीन दिलाना चाहता था। कार्ड के कोने में एक उस शॉप का नंबर लिखा था जहाँ से फूल लिए गए थे। उसने जेब में टटोल कर अपना मोबाइल बाहर निकाला था और कार्ड को देखते कामते हाथों से नंबर डायल किया था। कॉल के पिक होते ही किसी की प्रोफेशनल सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। अपनी शो पर बात करने वाले का तारुफ करवाया गया था। हसन के मानव समातों पे पर्दे पड़ गए थे। मैं हसन सुल्तान बात कर रहा हूँ, सुल्तान मंजिल से। मुझे आज आप लोगों की तरफ से एक बुके मिला है जिसपे महराज महराज सुल्तान लिखा है। क्या बता सकती हैं ये फूल भेजने भेजने के लिए आपसे किसने कहा था? हसन ने रुक रुक कर शस्ता इंग्लिश में सवाल किया था। आवाज सफर करती फोन के उस पार गई थी। फोन कान से लगाए बैठी लड़की के कानों में सरगोशी सी करके कहीं मालूम हो गई थी। जी सर, वो फूल आपको हमारी ही शॉप से भेजे गए हैं। असल में 1 महीना पहले महराज सुल्तान साहब खुद आए थे और आज की डेट पे एक एड्रेस पे फूल भेजने का कहा था। उन्होंने पेमेंट कर दी थी। हम शर्मिंदा हैं सर, हमें ज़रा देर हो गई। हसन के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा था। आंखों से दो मोटे मोटे आंसू गिरे थे। सर आप सुन रहे हैं? हेलो सर। हम माजरत ख्वाह हैं सर। फोन के स्पीकर से आवाजें आ रही थीं, लेकिन हसन को कोई परवाह नहीं थी। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। वो फूलों को सीने से लगाए कार्ड पे लिखे महराज सुल्तान के नाम को दीवाना वार चूमता जा रहा था। साथ साथ पुकारता जा रहा था, आपको नहीं मरना चाहिए था बाबा, आपको नहीं मरना चाहिए था। आपके जाने से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। आपने मुझे अकेला कर दिया है। ये फूल आपकी तरफ से मिलने वाले आखिरी फूल होंगे बाबा। काश मैं इनको कभी मुरझाने न दे सकता। काश आप ना मरते। उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और आंखें सुर्ख। एकदम उसने अपने आंसू साफ किए थे। नीचे गिरा मोबाइल उठा लिया था। अब उसकी उंगलियां हाले सुल्तान का नंबर डायल कर रही थी। वह एक हाथ से आंखों को साफ करता और दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ रहा था। बेल जा रही थी। सुल्तान मंजिल से कई किलोमीटर दूर जाओ तो स्टडी में बैठी हाले सुल्तान का मोबाइल थरथरा रहा था।
उमर के जाने के बाद वो अब तक उसी तरह बैठी थी। कॉल की आवाज़ पे उसने थकान से कॉल अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया था। अपने बेड पे बैठे हसन सुल्तान ने कॉल मिलते ही पुरजोश सा बोलना शुरू कर दिया था। हाले तुम्हें पता है, बाबा ने मेरे लिए उन्होंने मेरे लिए हसन मैं बात नहीं कर सकती, फ़ोन रखो। उसने थके थके अंदाज में कहकर कॉल काट दी थी। हसन चल रह गया। उसका फ़ोन वाला हाथ बेदम होकर उसके पैरों में आकर गिरा था। उसके होंठ बेयकीनी से फड़फड़ाए थे। तुमने ये एक दफ़ा फिर किया। कार्ड को हाथ में लिए उसने खुद को बेड पे फेंकने के अंदाज में गिराया था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखें खुश्क थीं। बेड पे पड़ा नीले कवर में लिपटा गिफ्ट का डब्बा अपनी नकदरी पे नाराज सा लगता था। उसके सर पे लगा उसके भेजने वाले का नाम तक नहीं पड़ा गया था। नॉट फेयर। डब्बे के ऊपर भला कौन सा नाम लिखा था? डब्बे पे चिपके कार्ड पे फारसी में एक सतर लिखी थी। मुफ्कियत शुमारा तबरेक मी गोयम, उमर हयात। तुम्हारी कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुश, उमर हयात। अब सुल्तान मंदिर से निकलकर दबे पांव उमर की स्टडी में जाते हैं, जहां हाले सुल्तान बेदम सी बैठी थी। हसन की कॉल काट कर उसने मोबाइल दूर फेंका था और अब कुछ सोच रही थी। उमर के लैपटॉप पे नजर पड़ते ही खून खोल सा गया था। एकदम वो सोफे से उठी थी। ये समझता क्या है मुझे? क्या इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती? इसको अब मैं बताऊंगी, ये बिगड़ी हुई एलीट क्लास की लड़की क्या क्या कर सकती है। पैरों में स्लीपर उड़सते उसने इंटरकॉम उठाकर शानों को बुलाया था। तब तक वो नीचे एक नरम कालीन पे बैठी अपना सेटअप बना चुकी थी। बैठते हुए उसके सीने तक आधी छोटी टेबल पे रखा उसका लैपटॉप, जो कि बख्श आज ही लाया था। पास पड़ी छोटी सी डायरी, हाथ में पकड़ा मोबाइल और सामने खड़ी नींद से भरी आंखों आंखें लिए शानो। बाजी जी, इस वक्त क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ अब भी नींद पे खुमार था। पहले तो तुम जाओ बख्श को उठा कर लाओ। उसके बाद जाओ मेरे लिए कॉफ़ी का एक पूरा थर्मोस बना कर लाओ। ख्याल रहे चीनी ठीक ठाक डालना और दूध भी। चलो अब जाओ। वो लैपटॉप पे नजरें जमाए मसरूफ सी बोली थी। इस वक्त बाजी, और खुदा की कसम मैं बड़ी गंदी कॉफ़ी बनाती हूँ। उमर साहब कहते हैं मेरी हाथ की कॉफ़ी से बेहतर है बंदा सुकरात का बचा हुआ जहर का प्याला पी ले। वो अपनी तारीफ में रुतबे लिसान थी। हाले ने लैपटॉप से नजर उठाई थी और उसकी तरफ देखा था। आपको क्या लगता है इस वक्त मैं अच्छी कॉफ़ी पीकर चिल करने के मूड में हूँ? मैं आपकी हाथ की बदमज़ा कॉफ़ी इसलिए पीना चाहती हूँ ताकि मेरे दिमाग की तारें हिल जाएं और मैं सारी रात सो न सकूं। अब आप जाएंगी या गाड़ी बुलवा दूं? वो नरम मगर ठंडे लहजे में कह रही थी। शानो सर झटक कर बड़बड़ाते हुए निकल गई थी। आधा पागल शोहर था, बीवी पूरी पागल। हाँ नहीं तो, भला मेरी कॉफ़ी मिली है इन दोनों को मजाक उड़ाने को। हाले ने डायरी से एक नंबर निकाला था और अब उस पर कॉल जा रही थी। दूसरी जानब कॉल पिक कर ली गई थी। सलाम दुआ के बाद वो सीधा मुद्दे पे आई थी। हाँ फराज, मुझे काम था तुमसे। हाँ हाँ खैर है। कुछ गाड़ी की डिटेल चाहिए थी और एक नंबर भेज रही हूँ, काम कर दोगे? वो मसरूफ सी पूछ रही थी। जवाब में कुछ कहा गया था। हाँ ओके, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ डिटेल्स। नहीं नहीं, बस यही बात है। थैंक यू। उसने कॉल काट दी थी और फुटेज में नजर आने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तस्वीर फराज को सेंड कर दी थी। फराज उसका क्लास फेलो था। उसके बाबर भाई की गाड़ी की एजेंसी थी। खुद वो आईटी का कीड़ा था। ये मालूमात उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसे एक और कॉल मिलाई थी। लैल की नींद में डूबी आवाज गूंजी थी। किसको मौत पड़ गई है? वो सख्त बेजार हुई थी। आपको 1 घंटे के 6,000 चाहिए? हाले ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। लैल उठकर बैठ गई थी। अल्फा की जोया बात कर रही हो? वो संभल कर पूछ रही थी। मैं हाले सुल्तान बात कर रही हूँ। उमर को बीच से निकाल कर मेरे लिए काम करेंगी? उसका लहजा बेलचक था। 6,500 लूंगी 1 घंटे के। उसके अलावा मेरे खाने के लिए कुछ भेजना होगा। कुछ भी, जो मर्जी ऑर्डर कर दो। मेरे एड्रेस पे आधे घंटे तक। मैं तब तक काम शुरू करती हूँ। वो अपने सामने चेहरे पे हाथ फेरती उठी थी। छोटे कटे बालों को एक हाथ से पीछे किया था और अपने कमरे के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उस कमरे में बेड पे एक लड़की बैठी थी। हाथ में मोबाइल, बाउल में रखे चिप्स से एक एक चिप्स खाती कदरे मोटी सी लड़की। लैल ने हाथ के इशारे से उसको बाहर बुलाया था। वो लड़की जरा हैरत ज़दा सी बाहर आई थी। ओके, मिल जाएगा शेर अली और उसके भाई नदीम अली की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। कब कब किस केस में फंसे, कितना अरसा जेल हुई, कब निकले, किसने निकाला, सब कुछ। आज सुबह होने से पहले ही मुझे सब चाहिए। लैल अब अपना सिस्टम ऑन कर रही थी। वो कंप्यूटर के सामने बैठी थी। मोटी लड़की ने उसके साथ वाली सीट संभाल ली थी। उसके हाथ में लैपटॉप था। बात सुनो जोजा, ये काम किसी एक आदमी का नहीं है। मैं तुम्हें शेर अली की सारी केसेस की तफसील भेजूंगी। वो उन सब से कैसे निकला, कब निकला, ये भी भेज दूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे और लोग भी चाहिए होंगे। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, अलादीन का चिराग नहीं। तुम्हें या तो इंतजार करना होगा या फिर मेरे दूसरे लोगों को पे करना होगा। वो संजीदगी से कह रही थी।
ओके, मैं पे कर दूंगी। आप बस इस अमर को यकीनी बनाएं कि मुझे सुबह होने से पहले सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लैल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। एक और बात, मैं पैसों के लिए सुबह तक इंतजार कर लूंगी, लेकिन बाकी लोग बगैर पैसों के कंप्यूटर के सामने बैठेंगे भी नहीं। मैं तुम्हें अकाउंट्स की डिटेल्स भेजती हूँ, उनको पैसे ट्रांसफर करवा दो। जितना जल्दी करोगी काम उतना ही जल्दी होगा। अब की हाल के चेहरे पे साया सा लहराया था, लेकिन वो नॉर्मल रही। उसने ओके कहकर कॉल काट दी थी। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कोई रकम नहीं थी। क्या करे, कहाँ जाए? हाले ने कॉल काट दी थी, सर हाथों में गिरा लिया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी उसको पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ा था। अगर कभी महराज सुल्तान उसकी पॉकेट मनी बंद कर देते थे तो उसके पास हारून शायद मौजूद होता था। वो दोनों एक दूसरे के पैसों से खाना खाते थे, घूमते थे, शॉपिंग करते थे। कभी महसूस ही नहीं हुआ था, कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन हारून शायद उसके पास नहीं होगा। सारा मसला यही था कि उसके पास अब हारून शाहिद नहीं था। दोस्तों का मौजूद होना जितनी बड़ी नेमत थी, उनका बिछड़ना उतना ही बड़ा अजाब था। हारिन ने सर झटक कर सारे ख्यालों को झटका था। जब तमाम मनफी ख्याल झटक दिए तो दिमाग को ज़रा तकवीत मिली, और जब जब दिमाग पर सुकून हुआ तो उसने हाले के कान में चुपके से आकर एक हल पहुंचाया। हाले के होंठों पे जख्मी सी मुस्कुराहट आई थी। उसने एक बार फिर अपना मोबाइल उठाया था और एक नंबर पे कॉल की थी। अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मिदत का मोबाइल बजने लगा था। उसने नंबर देखा था, गैर शनासा था। कुछ सोचकर उसने कॉल उठा ही ली थी। मैं हाले बात कर रही हूँ मिदत। स्पीकर से हाले की आवाज़ आई थी। तुम कैसी हो तुम हाले? तुम ठीक हो ना? मैं 2 बार तुम्हारे घर गई हूँ, तुम्हें नहीं थी, और तुम्हारा नंबर भी नहीं दिया किसी ने। मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। मिदत जल्दी जल्दी बोल, मुबादा कहीं कॉल कर ही ना जाए। हाले ने एक गहरी सांस भरी थी। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, मेरा वो डायमंड सेट चाहिए तुम्हें, मेरी बर्थडे वाला? मिदत थम सी गई। वो सेट? वो कैसे दे सकती हो तुम? कीमती है बहुत ज़्यादा। तुम्हारा फेवरेट भी है। तुम श्योर हो? मैं श्योर हूँ। तुम बस एक दो अकाउंट्स में कुछ रकम भेजनी होगी, आज रात ही किसी भी तरह। तुम कर लोगी ना? हाँ, मैं कर लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोस्त हो मेरी, जितनी चाहो मैं उतनी रकम तुम्हें दे सकती हूँ। यार, फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो सेट नहीं ले सकती। दोस्ती में सौदेबाजी नहीं कर सकती मैं। तुम 1000 बार मेरे काम आई हो, क्या अब मैं तुम्हारे काम आने का मुआवजा लूँ? वो सख्त गैर आरामदेह थी। अगर तुम इस सेट के बदले रकम दे सकती हो तो मैं लूंगी, वरना हाले एक पैसा भी नहीं लेगी। मिधत, ये पैसा अगर तुम्हारा होता तो मैं ले लेती, लेकिन ये तुम्हारे शोहर की कमाई है। मैं नहीं चाहती कल को तुम्हें कोई ताना दे। वो मुलायमत से कह रही थी। दूसरी तरफ से मिदत ने हार मान ली थी। कितनी रकम भेजनी है? वो बोझिल सी हो गई थी। मैं डिटेल सेंड करती हूँ, उसने कहकर कॉल काट दी थी। दूसरी तरफ लैल की तरफ से ईमेल मौसूल हुई थी। शेर अली के केस की सारी डिटेल्स। हाले सारे ख्यालात को झटक कर ईमेल पे गौर करने लगी। रात आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी। किसी के गुनाह समेटे तो किसी के अयूब छुपाए। चांद की रोशनी कब्रिस्तान में फैली हुई थी। कब्रिस्तान की मिट्टी पे एक कब्र के करीब बैठे उमर की आंखों में सुर्खी थी। चेहरे पे दुख था, मलाल था। वो सारी दुनिया के सामने सीना तान कर चलता था। सबके सामने वो अपने गम का इश्तिहार नहीं लगाता था, लेकिन दिल का कोना कोना जख्मी था। दिल के हर हिस्से से खून रिसता था। दुनिया को आता होगा कब्रों और कब्रिस्तानों से खौफ, उसे नहीं आता था। ताज़ा सुर्ख गुलाबों का बुके उसने 2 कब्रों के बीच में रख दिए थे। एक कब्र पे नगीन सुल्तान के नाम की तख्ती लगी थी, और दूसरे पे महराज सुल्तान। वो इन दोनों कब्रों के बीच में बैठा था। उसके स्याह बाल आज भी माथे पे बिखरे थे। आपको पता है मामू, मैं कितना अकेला हो गया हूँ? वो कब्र पे हाथ फेरते हुए कह रहा था। मैं अल्लाह के फैसलों पे राजी हूँ, लेकिन मेरा दिल, मैं उसका क्या करूँ? जब जब मैं आपकी कब्र देखता हूँ कलेजा मुंह को आने लगता है। मुझसे अगर आज कोई पूछे दर्द क्या है तो मैं एक लम्हा ज़ाय किए बगैर कह दूंगा, किसी अपने की कब्र देखना। बस यहाँ हर दर्द खत्म हो जाता है। उसके आगे कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये इंतहा है। कोई मुझे बताए इंतहा पे पहुंच के क्या किया जाए। आपको पता है हमारे दुश्मन कितने ताकतवर हैं? उन्होंने नज़ीर को गोलियां मार दी, वो कोमा में है। उसके बगैर तो मैं जैसे मफलूज हूँ, लेकिन फिक्र न करें, मैंने डॉक्टर को ढूंढ लिया है। आपको यही बताने आया हूँ, वो मुझे मिल गया है। उसने आपके बुखार को ज़ाया किया था ना, अब मैं भी यही करूँगा। वो अब किसी अब वो अब कभी किसी के बुखार पे नहीं जा सकेगा। उसको भुगतना होगा। आप देखिएगा वो कैसे भुगतेगा। वो उठ खड़ा हुआ था। मैं जा रहा हूँ, आपको इस तरह देखा नहीं जाता। फिर आऊँगा, ओके? वो कहता हुआ जाने को मुड़ा था जब उसके पैर में कुछ अटका था। वो गिरते गिरते बचा था। एकदम मंजर बदला था। उसे एक ठोकर करने को उसको 10 साल पीछे पहुंचा दिया था। ये कब्र में लेटा आदमी उस वक्त अपने पैरों पे खड़ा था।
सेहत मंद और मुतमईन। हेवन की इमारत के बाहर चौकीदार की कुर्सी पे बैठा उमर हयात बमुश्किल अपनी आंखें खोले हुए था। पिछले 1 महीने से उसकी यही रूटीन थी। वो सारी सारी रात जागता था। कैसे, ये बस वही जानता था। उसकी कुर्सी के पास पानी की बाल्टी रखी हुई थी। अगर उसको जरा सी भी नींद आती तो वो अपने मुंह पे छींटे मारता, और अगर कभी वो खुद ना मारता तो बशीर, उसको उमर की निगरानी पे मामूर किया गया था, वो उसे सोने नहीं देता था। पानी का मग उठाकर उसके चेहरे पे डाल देता, लेकिन ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ था। तीसरी बार जब उसने पानी फेंका तो उमर ने सारी बाल्टी उसके ऊपर डाल दी थी, और अपने फौलादी हाथ से उसके जबड़े पे एक मुक्का जड़ा था, जिसके बाद वो उमर के करीब आने से भी डरता था। उस वक्त भी वो अपनी कुर्सी पे बैठा था जब महराज सुल्तान की गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला था। वो मेहरबान चेहरे वाला आदमी बाहर आया था। उमर उनको देखकर मुस्कुराया था। आज ज़रा करें मेरी बेइज्जती। महराज सुल्तान भी मुस्कुराए थे। एक ऐसा सुकून था जो उन्हें उस लड़के को देखकर मिलता था। वो कदम कदम चलते उसके करीब आकर खड़े हो गए थे। उसको देखकर न जाने क्यों दिल किया था कि उसको गले लगा लें, और फिर दिल की ख्वाहिश पे अमल करते उन्होंने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया था। उमर हवन्नकों की तरह खड़ा रह गया था। उसके दोनों हाथ अब भी पहलू में गिरे थे। एक सुकून सा था जो महराज सुल्तान के रगों पे में दौड़ गया था। उस लड़के से किसी अजीज की खुशबू आती थी, लेकिन किसकी? एकदम उन्हें अपनी बेख्तियारी का अंदाजा हुआ था। वो पीछे हटे थे। उमर खामोशी से उनको देखे गया। क्या मेरी ड्यूटी इतनी पसंद आ गई है जो गले लगा रहे हैं? उसका अंदाज जला कटा सा था। महराज धीमे से मुस्कुराए थे और उसकी आंखों को देखा था। वो सुर्ख थी, बे इंतहा सुर्ख। उसकी आंखों के नीचे हल्के भी थे। उनको किसी ने बताया था कि वो दिन में ज्यादा सोता नहीं है। क्या तुमने अपनी नींद को मात दे दी? उन्होंने बात बदल ली थी। बशीर उनके लिए कुर्सी ले आया था। वो वहीं उमर की कुर्सी के सामने कुर्सी रखे बैठ गए थे। उमर ने शाने उचकाए थे। कुछ वक्त और लगेगा। 18 साल की आदत एक दिन में नहीं निकलती, लेकिन उमर हयात ये कर लेगा। उसके लहजे में एतमाद था। क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? तुम ठीक हो ना? उनके लहजे में दूर कहीं हल्की फिक्र सी थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरी अम्मा मेरी आंखों को देख लें तो आपकी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। वो आप पे ऐसे ऐसे केस करेंगी कि आप पेशियां भुगतने में ही बूढ़े हो जाएंगे। वो महजूस सा कह रहा था। महराज हल्के से मुस्कुराए थे। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है जो मैं कर रहा हूँ। उसने मुझे मैसेज किया था। उसने कहा था मैं उमर को खुदा के बाद आपके हवाले कर रही हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ नफीसा हयात का मतलब क्या था। यकीनन वो ये नहीं कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हें कंफर्ट का आदी बनाऊं, तुम्हें सुबह 9 बजे तक पड़े सोने दूं, तुम्हारा हाथापाई को तुम्हारी जुर्रत समझकर बढ़ावा दूं, अपने ऑर्फनेज में एक शाहाना सा कमरा तुम्हें आराम करने के लिए दे दूं, दिन रात मुलाजिम तुम्हारी खिदमत करें। वो ये नहीं कहना चाह रही थी। जो उसने कहा है वो मैं समझ गया हूँ, और जल्द ही तुम्हें भी समझा दूंगा। सो उमर हयात, तुम्हारी माँ मुझ पर कोई केस नहीं करेगी। वो हनूस मुस्कुरा रहे थे, जबकि उमर की मुस्कुराहट सिमटी थी। ठीक है, हो गया ना? जो आप चाहते थे मैंने कर तो लिया है। अब और क्या चाहते हैं आप? मुझे मेरा खानदान ढूंढना है, कॉलेज में दाखिला चाहिए मुझे। कब तक? आखिर कब तक मैं यहाँ खड़ा पहरा देता रहूंगा? मैं राज ने नापसंदीदगी से उसको देखा था। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, वो अफसोस से कह रहे थे। तुम जाग तो लेते हो, लेकिन फिर भी तुम अगले 2 महीने और यही काम करोगे। हाथों को पुख्ता होने में वक्त लगता है, लेकिन तुम्हारे गुस्से पे भी काम करना होगा। क्या किया जाए? वो सोचते हुए कह रहे थे। उमर चुपती नजरों से उनको देखे गया। आप एक काम क्यों नहीं करते? यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका केयर टेकर बना दे मुझे। सारा सारा दिन उनके आगे पीछे फिरूंगा फिरूंगा, उनको नहलाऊंगा धुलाऊंगा खाना खिलाऊंगा, बिल्कुल उनकी माँ की तरह। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उनको अपने साथ यहाँ इसी कुर्सी पे सुला भी लूंगा। इससे बेहतर काम भला और क्या होगा आपकी नज़रों में? साफ जाहिर था कि वह तंज कर रहा है, लेकिन महराज के चेहरे पे खुशगवार से तासरात उभरे थे। ग्रेट! तुमने क्या हल निकाला है। भला बच्चों से ज्यादा गुस्सा कौन दिलाता होगा? तुम आज से दिन में 2 घंटे के लिए यही काम करोगे। बशीर तुम्हें अंदर आया से मिलवा देगा। किसी भी बच्चे पे जरा सा भी गुस्सा मत करना उमर। ना डांटना ना झिड़कना, और उनकी हर बात का जवाब देना होगा तुम्हें, चाहे सवाल कितना ही बेतुका क्यों ना हो। और दूसरा, तुम्हें ये साथ वाले अस्पताल में 1 घंटे के लिए वेटर का काम करोगे। भला वेटर से ज्यादा लोगों के हुक्म कौन सुनता होगा? जब अस्पताल में मौजूद बीमार और माजूर लोगों की परेशान और झंझलाए हुए रिश्तेदार तुम्हें झिड़केंगे या फिर तुम पे गुस्सा करेंगे, तब तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। और रात में आखिरी पहर की ड्यूटी तुम्हारी होगी। बाकी वक्त सो जाया करना। ओके? महीना बाद आऊंगा और फिर देखूंगा आगे क्या करना है। उन्होंने सारा प्लान तरतीब दे दिया था। उमर हंसा था, दिल खोल कर गर्दन पीछे फेंक कर वो हंसता गया। गौर का गड़ा भी वाजे हुआ था। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भर गया था। उसने एक हाथ से अपनी आंखें साफ की थीं और महराज की जानिब देखा था। आप बहुत फनी हैं, कसम से बहुत ज्यादा। उमर हयात अब बच्चे संभालेगा।
शायद मेरी अम्मा ने आपको बताया नहीं है, उमर हयात को सिर्फ एक चीज़ से नफरत है, बच्चों से। मुझे बच्चे नहीं पसंद। आपको लगता है उमर अब बच्चे पालेगा, लोगों के हुक्म सुनेगा, उनकी बातें सुनेगा? ओ मेरे खुदाया! कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी अम्मा ने मुझे कभी बेड से नीचे कदम रखने नहीं दिया और यहाँ मैं ये सब कुछ करूँगा? हरगिज़ नहीं। वो उनकी आंखों में देखकर कहते हुए आगे बढ़ने लगा था। जब उसके पैर के नीचे कोई पत्थर आया था, वो गिरने ही लगा था, जब महराज ने बर्क रफ्तारी से उठकर उसको थाम लिया था। मुझे लगा था नफीसा ने बेटे को अपने जैसा बनाया होगा, नाकाबिले तस्खीर। लेकिन तुम, उमर, तुम्हें नफीसा जैसे बनने में सदियां लग जाएंगी। जिस काम को तुम हकीर समझते हो, आज से कई साल पहले जब तुम्हारी माँ और मैं अमेरिका में पढ़ते थे, तब उस दयार गैर में तुम्हारी माँ ने वेटर का काम किया है। वो स्कॉलरशिप पे गई थी, उसे सिर्फ रिहाइश और दाखिला मिला था। खाने खाना खाने और किताबें लेने को उसे कमाना पड़ता था, और वह कमाती थी, माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मिसाल का इश्तिहार लगाए बगैर, क्योंकि वो नफीसा हयात थी। हर कोई नफीसा हयात नहीं होता। तुम तो बिल्कुल नहीं। रहने दो ये सब काम। मैं अपने दोस्त की खातिर तुम्हें तुम्हारा खानदान ढूंढने में मदद कर दूंगा। आज 12 बजे कोर्ट आ जाना, लंच ब्रेक में बात होगी। वो उसका कंधा थपकते आगे बढ़ गए थे, जब उमर ने पीछे से पुकारा था, मैं आज से काम करूंगा। अस्पताल में किसे मिलना होगा? मेरा काम कौन समझाएगा? वो उनकी पुश्त को देखते हुए पूछ रहा था। महराज के होंठों पे दबी दबी मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो छुपा गए थे। वो मुड़े थे वहीं से। तुम बस कैंटीन चले जाना, बाकी सब तुम्हें समझा दिया जाएगा, फिक्र ना करो। वो वहीं से कह रहे थे। मैं उमर हयात हूँ, मैं अपनी अम्मा का बेटा हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरी माँ ने किया है, माथे पे शिकन लाए बगैर, अपने मसाइल का इश्तिहार लगाए बगैर। आप देख लीजिएगा। वो उनसे दूर खड़ा था, तभी उसको जरा बुलंद आवाज में कहना पड़ रहा था। महराज हाथ हिलाते आगे बढ़ गए थे, पीछे उमर सोच में गिरा खड़ा रह गया था। वो बच्चे संभालेगा, वो लोगों के लिए खाना लाएगा। क्या उमर हयात को ये दिन भी देखना था? मादे को फरामोश करके वो हाल में आया था। आज उमर के पास उस ठोकर से बचाने वाला कोई नहीं था। आज हसन के पास उसको शाबाश देने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। आज हाले के पास उसके मसाइल हल करने वाला नहीं था। वो एक शख्स मरकर कई लोगों को मार गया था। सफेद पेंट वाला बंगला अपनी पूरी शान से खड़ा था। उमर हयात जीन्स की जेबों में हाथ डाले चुपती नजरों से उस शानदार इमारत को देखे गए। उसकी समातों में एक ही फिक्रा गूंज रहा था, एक नहीव सी आवाज, डॉक्टर को बुलाओ। चंद लम्हे मजीद उसी तरह खड़े रहने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। पी कैप को तिरछा करके चेहरे की जानिब झुका दिया था, ऐसे कि अब उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता था। मुसल्ला गार्ड ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। उमर ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसको देखा था, जब आपने उसे सीने पे हाथ रखकर जैसे कोई हक अदा किया था। उमर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया था। जीन्स की जेबों में हाथ डाले सारे में तायराना नजर डालता वो आगे बढ़ता गया। सीढ़ियों से ऊपर जाओ तो दो कमरे आते थे। वो दाएं कमरे की जाने बढ़ गया था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वहां कोई 8-9 साल बच्चा बेड पे सो रहा था। उमर उसके करीब बेड पे बैठा था और हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को उठाने की कोशिश की थी। बच्चे की नींद शायद कच्ची थी। वो किसमिसाते हुए उठ बैठा था और अपनी गोल गोल मासूम आंखों से उमर को देखे गया। उमर मुस्कुराया था। क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? बच्चे की नींद भरी आंखें चमक उठी थीं। उसने इस बात में सर हिलाया था। तकरीबन आधा घंटा बाद उमर उसके कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा नीम हुआ था। उमर ने उसको खोला तो खोलता चला गया। बेड पे सामने एक 40 साल आदमी करवट के बल सो रहा था। साइड टेबल पे पानी का जग रखा था। उमर कदम कदम चलता उसके करीब आया था। उसने आगे बढ़कर वो जग उठाया था और सारे का सारा पानी उस आदमी पे फेंक दिया था। वो आदमी हड़बड़ाकर उठ बैठा था। "तो कौन है?" वो बौखलाते हुए यहाँ वहाँ देख रहे थे, लेकिन अपने सामने उमर हयात को खड़े देखकर उसका सांस सीने में अटक गया था। वह बेख्तियार पीछे हटे थे। उनकी कमर बेड से जा लगी थी। क्या मुझे पहचाना नहीं, डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब? मैं वही उमर हूँ जिसका खानदान तुमने चंद टकों के लिए बेच दिया। अब तुम्हारी बारी भी तो आनी ही थी ना? वो उनकी खौफजदा आंखों में देखता पूछ रहा था। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आए कैसे? मेरी फैमिली मेरी फैमिली कहाँ है? तुमने क्या किया है उनके साथ? क्या तुमने कुछ किया है? अंदर कैसे आए तुम? वो दबी दबी आवाज में गुर्रा रहे थे। उमर सुकून से उनको देखे गया, फिर ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बेड के बिल्कुल सामने रखी और टांग पे टांग चढ़ाए उनके बिल्कुल सामने बैठ गया। और जब बोला तो उसकी आवाज़ में एक काट सी थी। मैं तुम्हारी बकवास सुने नहीं आया हूँ। मुझे कुछ जवाबात चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ ताकि मैं जा सकूं, वरना साथ वाले कमरे में सोता हुआ तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए सो जाएगा। उमर, तुम्हें ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। देखो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मेरी वाहिद फैमिली मेरा बेटा है। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो लजाजत से कह रहे थे।
उमर ने बेजारी से उनको देखा था। एक फर्ज शनास डॉक्टर का क्या काम होता है हफीज साहब? वो खामोश रहे। मैं बताता हूँ, उमर ने बोलना शुरू किया था। एक फर्ज शनास डॉक्टर वो होता है जिसके लिए मरीज की जान अपनी जान से ज्यादा कीमती हो, जो अपने मरीज को बचाने के लिए हर हद तक जाए बगैर किसी की परवाह किए। जिसे अगर अपने मरीज के लिए किसी से भी जरा सी भी खतरे की बू महसूस हो तो वो अपने मरीज के साथ साय की तरह रहे, एक माँ की तरह उसका ख्याल रखे। खुदा के बाद लोग डॉक्टर पर यकीन रखते हैं कि चाहे वो कसाईयों की तरह अपने ऑपरेशन टेबल पर लेटे हमारे अजीज को काट दे, लेकिन वो अंदर मौजूद उनके अजीज को जिंदगी दे देगा, क्योंकि खुदा ने उसे वसीला बनाया होता है। तुम मेरे लिए खुदा का वसीला थे। तुमने मेरे अजीज को, मेरी फैमिली को कैसे मरने दे दिया? वो अफसोस से पूछ रहा था। अब्दुल हफीज की आंखों में गुस्सा दर आया था। वो एक झटके से अपनी जगह से उठे थे और उमर के सामने आकर खड़े हो गए थे। बकवास बंद करो अपने, दफा हो जाओ यहाँ से अभी की अभी। हाँ, जाने दिया मैंने। शम्स सुल्तान को जाने दिया, सफीर सुल्तान को जाने दिया। अब क्या करोगे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मार दोगे मुझे? आओ मारो, आओ ना मारो मुझे। अरे मर गया वो बूढ़ा। अब क्या करूं? फांसी चढ़ जाऊं? इतने दिनों से खौफ में हूं। मैं घर से निकलता नहीं हूं। मैं इसलिए सिर्फ कि कहीं तो मुझे मार न दो, लेकिन आज, आज मारो मुझे। आओ, उमर हयात, मारो मुझे। है हिम्मत, मार दो। है गैरत। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखों से शोले लपक रहे थे। उमर उसी तरह टांग पे टांग रखे उनको देखे गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस अपना मोबाइल निकाला था और एक वीडियो उनकी आंखों के सामने की थी। उस वीडियो में वही 8 साल बच्चा था जिसको कुर्सी से बांध रखा था और जो बुरी तरह रो रहा था। उसके सर से खून बह रहा था। आंख के करीब जख्म का निशान था, कपड़े फटे हुए थे। दरवाजे पे खड़ा रहने वाला गार्ड उसी बच्चे पे बंदूक बंदूक ताने खड़ा था। वो रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा था। प्लीज कॉल डॉक्टर, आई एम इन पेन। प्लीज डॉक्टर को बुला दें, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज कॉल द डॉक्टर, आई एम इन पेन। आपके अब्दुल हफीज के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ था। उनका चेहरा लट्ठे की मानद सफेद हो गया था। वो बेदम से होकर बेड पे गिरे थे। मेरा बेटा, मेरा बुरहान। वो उमर की तरफ देखते हुए मुश्किल बोले थे। मेरे बेटे को छोड़ दो, बच्चों से दुश्मनी ना करो। मेरा बेटा मेरा वाहिद खानदान है। छोड़ दो उसे, खुदा के लिए उमर, वो बहुत छोटा है, उसकी तो माँ भी नहीं है। वो जैसे बेबसी से बोले थे। उमर ने जख्मी नजरों से उसकी जानिब देखा था। जज साहब, मेरा खानदान थे, तुम्हारे बेटे की माँ नहीं है, और मैं, मेरा बाप नहीं था। तुम्हें पता है मैंने 18 साल अपने बाप के बगैर गुजारे थे। 18 साल बाद मुझे मेरा बाप मिला था, तुमने उसको मार दिया। क्या मैं राज सुल्तान तुम्हारे वालिद थे? वो सब कुछ भूलकर हैरत से पूछ रहे थे, लेकिन उमर उनको सुन नहीं रहा था। मैंने 18 साल भाई के बगैर गुजारे थे। इतने सालों बाद मुझे मेरा भाई मिला था। मैंने अपनी जिंदगी में दोस्त नहीं बनाए। जज साहब मेरे वाहिद दोस्त थे। तुमने कैसे उनको मरने दिया? वो तुम्हारे क्या लगते थे आखिर? वो झंझला से गए थे। मैं आज तक खुद भी नहीं समझ सका कि वो मेरे बाप ज्यादा थे या भाई, या फिर दोस्त, या फिर सारा खानदान। वो क्या थे? वो कैसे इन सब रिश्तों की कमी पूरी करते थे? बताओ ना। वो उनको देखते हुए पूछ रहा था। तुम तुम्हें उनकी कसम है, मेरे बेटे को छोड़ दो। जो बोलोगी मैं करूँगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बस मेरे बेटे को जाने दो। उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी आगे ज़िंदगी पड़ी है। उसके जहन पे इस वाक़े का असर हो जाएगा। वो सारी ज़िंदगी इन सब से नहीं निकल सकेगा। प्लीज़ उसे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन्होंने बाकी हाथ जोड़ लिए थे। तुम चाहो तो पैर भी पकड़ सकते हो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। वो वाकई उसके पैरों में आकर बैठ गए थे। मेरे बेटे को छोड़ दो, खुदा के लिए उसे छोड़ दो। वो रोते हुए कह रहे थे। उमर को उसको देखते नागवारी से उठा था। आइंदा ये हरकत मत करना। वो दबे दबे गुस्से से कह रहे थे। तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो सोच सोच कर कह रहा था। तुम्हें एक वीडियो बनानी होगी। तुम उसमें एतराफ़ करोगे कि तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने उनकी जान ली। तुम अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सके। तुम वक्त पे नहीं पहुंचे। तुम बिक गए। तुमने उन लोगों को अंदर आने दिया जो उनके दुश्मन थे। उन लोगों का नाम बेशक मत लेना, लेकिन तुम अपनी वीडियो में अपने जुर्म का एतराफ़ करोगे और आइंदा इस मुकद्दस पेशे से दूर रहोगे। अगर तुम अभी ये वीडियो बनाने का तैयार हो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। और क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं उस वीडियो का क्या करूँगा? खैर है तो नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो। एक निजी न्यूज़ एजेंसी में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त काम करता है। ये वीडियो मैं उसको भेजूंगा। उसे मैं ट्विटर पे पोस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हारी वीडियो चलाऊंगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं। सोच लो, वरना छठे मिनट मेरा आदमी तुम्हारे बेटे की खोपड़ी खोल देगा। वो ऐसी सफाकी से कह रहा था कि डॉक्टर अब्दुल हफीज का दिल दहल गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हलक में जैसे कांटे उगाए थे।
ये मत करो उमर, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मेरी साख खराब हो जाएगी, सारा शहर मुझ पे थू-थू करेगा। मैं इस मकाम पे बड़ी मुश्किलों से पहुँचा हूँ। मैंने खुद को बनाने में, ये नाम कमाने में एक उम्र लगाई है, पैसा लगाया है। सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा बेटा, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ये घर, ये मुझे अस्पताल की तरफ से मिला है, ये छिन जाएगा। मैं सड़क पे आ जाऊँगा। मत करो ऐसा। मैं माफ़ी माँगता हूँ, अपने किए की जो कुछ भी मैंने किया, इस सब के लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। उमर ला भींचे ये सारा मंज़र देखे गया। ये ड्रामा, ये रोना-पीटना, ये सब कुछ मुझ पे असर नहीं करेगा। करता ज़रूर, अगर मैं इंसान होता। इस वक़्त मैं भेड़िया हूँ। सो अपने आँसू और अपनी तवानाई को मुझ पे ज़ाया मत करो। मैं हर रोज़ थाने में तुम जैसे हज़ार लोग देखता हूँ, रोते-पीटते, अपने गुनाह की माफ़ी माँगते, और जब वो वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर से वही काम करने लग जाते हैं। और अब अगर तुमने अपने मुँह से माफ़ी का एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे बेटे की खोपड़ी खुलवा दूँगा, या फिर तुम्हारी दोनों टाँगों को मफ़लूज कर दूँगा, क्योंकि अब तुम अस्पताल नहीं जा सकते, ये तय है। मैं तुम्हें किसी दूसरे ख़ानदान को तबाह करने नहीं दे सकता। बददयानत डॉक्टर की अस्पताल में कोई जगह नहीं है। सब तुम उठो और वीडियो बनवाओ। उसका लहज़ा दो-टोक था। डॉक्टर अब्दुल हफ़ीज़ ने बेबसी से उसको देखा था। उमर, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। वो गिड़गिड़ाए थे। उमर ने नफ़ी में सर हिलाते फ़ोन कान से लगाया था। हाँ हैदर, बच्चे के सारे अज़ा एक-एक करके काट। वो भी कुछ और कहता जब डॉक्टर ने दीवाना वार लपक कर फ़ोन उसके कान से हटाकर कॉल बंद कर दी थी। नहीं, 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 खुदा के लिए नहीं। वो मुतवहिश से चिल्ला रहे थे। तुम जो कहोगे मैं सब कुछ करूँगा, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। बस मेरे बेटे को कुछ मत करना, वो मेरी वाहिद फैमिली है, उसे कुछ मत करना। वो रोते हुए नीचे ज़मीन पे बैठ गए थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो गई थीं, दिल में दर्द उठ रहा था। इतने सालों का बनाया हुआ नाम, इतने सालों की मेहनत, इज़्ज़त, साख सब मिट जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। काश उन्होंने उस दिन वो सब ना किया होता। उस दिन अगर वो ये सब कुछ करते हुए सोच लेते कि हर बुरे अमल का रद्द-ए-अमल उससे भी बुरा होता है, तो कभी भी मर कर भी वो उस दिन किसी को अंदर न जाने देते। अगर उस दिन उन्होंने अपनी लालच और शर पे काबू पा लिया होता तो आज ये सब ना होता। मैं चाहता तो आज अपनी बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देता, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता, क्योंकि ये खुदा का काम है। मैं तुम्हारे बच्चे को यतीम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल में अब भी रहम है। तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी लाश पे रोएगा नहीं। जिस तरह तुमने मेरे अजीज़ों को रुलाया तुम जिंदा रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सजा यही होनी चाहिए। मौत आज़ादी है, जिंदगी कैद है। तुम्हें कैद में ही रहना चाहिए। और अब तुम इस ड्रामे को मज़ीद कितनी देर चलाना चाहते हो? अब बहुत हो गया, ख़त्म करो ये सब। वीडियो बनाओ डॉक्टर, वीडियो। उमर उसके सर पे खड़ा हुर्राते हुए कह रहा था। वो उठे थे, उनकी चाल शिकस्ता सी थी, चेहरा ऐसे जैसे कोई हारा हुआ जुआरी। वो मरे-मरे कदमों से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी पे बैठ गए थे। उमर ने मोबाइल ऑन करके उनके सामने रख दिया था। एक नज़र उनको देखा था, नापसंदीदगी से। फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए टेबल पे रखा हेयर ब्रश उठाकर उनके बालों में फेरा था। अपने दोनों हाथ उनके चेहरे पे फेरे थे। अब वो बेहतर लग रहे थे। उमर मुस्कुराया था। अब वो मुतमईन था। चलो अब बोलना शुरू करो। उमर ने एक पर्चा उनके सामने रख दिया था, जिसको देखते हुए उनको बोलना था। डॉक्टर अब्दुल हफीज ने एक आखिरी बेबसी और गुस्से भरी नज़र उमर पे डाली थी और फिर बोलना शुरू किया था। थोड़ी देर बाद उमर अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो को देख और सुन रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पे डॉक्टर अब्दुल हफीज का चेहरा था। वो हारे हुए अंदाज में बोल रहे थे। मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हूँ। मैं जिनाह अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देता रहा हूँ। मैं आप सबको आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। कुछ दिन कबल मेरे पास एक मरीज़ को लाया गया। आप सब उनको जानते होंगे, महराज सुल्तान। मेरे पास महराज सुल्तान को लाया गया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और वो सुबह तक स्टेबल हो गए। लेकिन बात ये नहीं है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगली सुबह वो रुके थे। अगली सुबह कुछ मुसल्लह अफराद ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनको अपने मरीज़ के कमरे में जाने दूं। अगर मैं चाहता तो स्टैंड ले लेता, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने अपने मरीज़ को एक ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो कि उनके दुश्मन थे। मैं उनके नाम नहीं जानता, मैं उनका काम नहीं जानता, लेकिन वो जो कोई भी थे वो अंदर गए और उन्होंने मेरे मरीज़ की जान ले ली। उन्होंने मेरे मरीज़ का गला घोंट कर उन्हें जान से मार दिया। महराज सुल्तान ने मुझे कई बार आवाज़ें दी। बतौर डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर उनको बचाता, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी की। मैंने उनसे कुछ रकम ली और अपना मुँह बंद कर लिया। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा। इसलिए आज मैं आप सबके सामने अपने जुर्म का इज़हार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने ज़मीर पे मज़ीद कोई बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे और मेरी बेहतरी के सफ़र में मेरी मदद करेंगे। वीडियो बंद हो गई थी। वैसे तो तुमने कुछ ज़्यादा ही बकवास की है और ख़ुद को मज़लूम साबित करने की कोशिश भी की है, लेकिन खैर है, मेरे लिए इतना बहुत है। वैसे तुमने उनकी मौत के बारे में क्यों बकवास की? साफ-साफ हार्ट अटैक भी कह सकते थे तुम। कहानी में थ्रिल लाना क्या ज़रूरी था? उमर उसको देखते हुए नापसंदीदगी से कह रहा था, जबकि अब्दुल हफीज को उसको देख नहीं रहे थे। उनके कंधे झुके हुए थे, आंखें पथराई हुई थीं, चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने ट्रक से कुचल दिया हो। उसी वक्त बुरहान उछलता कूदता कमरे में दाखिल हुआ था। उमर ने घुटनों के बल झुककर उसकी बंद मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराई थी। डॉक्टर अब्दुल हफीज अपनी जगह से उठे थे, दीवाना वार दौड़ते हुए आए थे और उसको अपने सीने में भींच लिया था। मेरा बेटा, मेरा बुरहान, पापा की जान तुम ठीक हो ना? मेरा बच्चा तुम ठीक हो ना? हो मेरे खुदा, मेरा बेटा ठीक है। मेरा खुदा, मेरा बेटा, मेरा बुरहान, मेरा बेटा। वो रोते हुए उसको चूमते जा रहे थे, कभी उसके गाल पे हाथ फेरते और कभी उसके सीने पे। मेरा बुरहान, मेरा बेटा। उन्होंने बस उन दो अल्फाज की किरदार लगा रखी थी। बुरहान की शर्ट पे जगह जगह सख्त धब्बे थे, जो जख्म नील का निशान लग रहे थे। वो अब करीब से एक आर्ट मालूम होता था। क्या हुआ है पापा? ये बस एक गेम था। मैं ठीक हूँ, मुझे बस किडनैप होने की एक्टिंग करनी थी। देखिए, मैंने आपको रुला दिया ना। अब तो आप मानते हैं ना कि बुरहान पीरज़ादा एक अच्छा एक्टर है। वो अपने बाप के चेहरे पे हाथ फेरता पूछ रहा था, जबकि डॉक्टर अब्दुल हफीज को लगा था जैसे उनके सर पे सातों आसमान गिर पड़े हों। वो कैसे भूल गए कि उनका बेटा नेशनल टीवी पे एक्टिंग करता है? उनका बेटा एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसकी एक्टिंग के तो लाखों लोग मद्दाह हैं। वो कैसे भूल गए? वो शल से बैठे रह गए। बुरहान अब भी उनसे कुछ कह रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। वो खुश था, बेहद खुश, उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उमर ने उसके बालों पे हाथ फेरा था और जाने को मुड़ा था, जब अपने पीछे से उसको डॉक्टर की सरसराती आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम जंजीर हुए थे, लेकिन वो मुड़ा नहीं था। महराज सुल्तान को दूसरा हार्ट अटैक कभी हुआ ही नहीं था। उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, उमर हयात। वो सर्द सी आवाज़ में कह रहे थे। उमर पूरे का पूरा उनकी तरफ घूमा था, उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। क्या बकवास है? मेरे साथ गेम खेल रहे हो? वो दबी दबी आवाज में गुर्राया था। बुरहान सहम कर पीछे हटा था। उमर ने बेख्तियार खुद को मलामत की थी। वो चंद कदम आगे बुरहान के पास आया था। बेटा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मिल सकता है? उसके नरमी से पूछने पे बुरहान की मुस्कुराहट वापस आई थी। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बाहर चला गया था, जबकि अब्दुल हफीज अब भी नफरत भरी नजरों से उमर को देख रहे थे। खुदा तुम्हें गरक करेगा उमर, तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हें सुकून नहीं देगा। अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो चिल्लाया था। तुम्हें लगता है मेरे साथ ये सब करके तुम सुकून की नींद सो जाओगे? नहीं उमर, आज से तुम्हारी नींदें एक बार फिर हराम होंगी। बस, बस, अब एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं यहीं इसी जगह तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। वो सुर्ख होती आंखों से उंगली उठाकर कह रहा था। तुम सोते नहीं हो उमर, तुम्हें नींद नहीं आती। तुमने कुछ किया है, कुछ ऐसा जिसने तुम्हारी नींद छीन ली है। उसकी आंखों के आगे एक और मंजर उभरा था। गाड़ी में नज़ीर के साथ बैठा उससे कहता उमर उसकी बीवी और बेटी को वीडियो भेज दो। तुम बेचैन हो, तुम्हारी आंखों के नीचे के हल्के सब बता रहे हैं। तुम एक बार फिर बेचैन होने वाले हो, क्योंकि तुम हम जैसे नहीं हो। तुम बुरे नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम भेड़िए नहीं हो। अगर होते तो आज अभी मेरे बेटे को बाहर न भेजते। उमर कहर आलूद नजरों से उसको देख रहा था, दिल में जैसे कोई जोर से झकड़ रहा हो। तुम आज के बाद फिर बेसुकून होगे। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। महराज सुल्तान को दूसरा हार्ट अटैक हुआ ही नहीं था। मैंने बताया था, झूठ बोला था मैंने। उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, गला घोंट कर मारा था किसी ने उनको। सुना तुमने? उमर, सुन रहे हो ना? तुम्हारे अजीज को किसी ने गला घोंट कर मारा है। अब जाओ उसका गिरबान पकड़ो जैसे मेरा पकड़ा है। उसको बर्बाद करो जैसे मुझे किया है। उनकी आंखों में तमस्खुर था। इमरान पे झपटा था और उमर उन पे झपटा था और उन पे मुक्कों की बारिश कर दी थी। बकवास कर रहे हो तुम, झूठे हो तुम। मेरे पास वीडियो है, उसमें खुद देखा है मैंने, उनको हार्ट अटैक हुआ है। तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। वो बुरी तरह उनको मारते हुए चीख चीख कर जा रहा था। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। बकते हो तुम। सब झूठ, सब झूठ है। उनको हार्ट अटैक हुआ था। वो मारते मारते उनको दूर धकेल कर उठ खड़ा हुआ था, जब डॉक्टर अब्दुल हफीज एक बार फिर बोले थे। वो एंग्जाइटी अटैक था। एंग्जाइटी अटैक। वो बुरी तरह खांसते हुए बमुश्किल बोले थे। हार्ट अटैक और एंग्जाइटी अटैक की अलामात एक ही होती हैं। तुम्हें लगा होगा, लगता यही है कि हार्ट अटैक है, लेकिन वो नहीं था। उनको मैंने ट्रीटमेंट दी थी उमर, मैंने तब उनको बचा लिया था, लेकिन दूसरी बार नहीं बचा सका। तुम्हारे जज साहब को गला घोंट कर कत्ल किया गया है। अब जाओ उमर, ढूंढो कातिल। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है।
उमर की आंखों में खून उतर आया था। उसको एकदम अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। वो उनको उसी तरह फर्श पे बकता झकता छोड़कर खुद बाहर निकल गया था। पीछे से डॉक्टर अब्दुल हफीज जमीन पे हाथ मार मार कर बुरी तरह चीख रहे थे। उनके आंसू बह रहे थे। खुदा तुम्हें गरक करेगा देखना। पीरजादे की बद्दुआ है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें चैन की मौत नसीब न करे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तबाह हो गया। मेरी इज्जत खराब कर दी। मेरे सर में खाक डाल दी। खुदा तुम्हें गरक करेगा। आज की रात उन पे भारी थी। वो स्क्वायर वन पे आ खड़े हो गए थे। सारी इज्जत दो कौड़ी की हो गई थी। उम्र भर की कमाई जैसे हवा में उड़ गई थी। आज की रात उमर हयात पे भी भारी थी। उसे लगा था वो आधा मसला फिक्स कर चुका है। लेकिन आज उसे इल्म हुआ था कि वो तो असल मसले से वाकिफ ही नहीं था। उन दोनों में सबसे बड़ा दुख किसका था? तो इसी पॉइंट पे आज की एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आंदा आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपके नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।